बच्चों, आज हम 12वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से विषय 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं जो कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल माना गया है को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राहुल गौतम, प्रवक्ता इतिहास। बच्चों, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का ये जो काल है, ये वह काल है जिसमें सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद को लिखा। ऋग्वेद इसी समय लिखा गया था। जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उन लोगों के द्वारा ऋग्वेद को लिखने का काम पूर्ण किया गया। और यह वही काल था जिस समय कृषि व्यवस्था और कृषक बस्तियां अस्तित्व में आ गईं। इसी काल में शवों और मृतकों को दफनाने या अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। इस पाठ को पढ़ने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता भी होती है। इस काल के अध्ययन के लिए या समझने के लिए जो स्रोत प्रयोग किए गए हैं वे अभिलेख, मौर्य वंश के कई स्रोत, मेगस्थनीज की इंडिका, ऋग्वेद और कौटिल्य का अर्थशास्त्र को प्रयोग करके इस पाठ को समझने में सहायता मिली है। बच्चों, इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण विषय जैसे प्रिंसेप और पियदस्सी, महाजनपद, मगध जो कि 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, मौर्य वंश का इतिहास और उसके प्रशासन, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, बदलता हुआ देहात, नगर एवं व्यापार, कुछ मूल बातें और अभिलेख साक्ष्य की सीमा, इन सभी विषयों को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जैसे अभिलेख, जनपद, ओलिगार्की, प्रशस्ति, गृहपति, अग्रहार, मुद्रा शास्त्र और पेरिप्लस। और इसके अलावा भी और भी विषय जो हम इस पाठ के अंत में या इस वीडियो के अंत में आपको समझाएंगे, जिनको समझकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ जाए। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल राहुल सर क्लासेस को और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला विषय है प्रिंसेप व पियदस्सी। प्रिंसेप व पियदस्सी, जिसे देवानाम्पीय पियदस्सी, देवों का प्यारा या देवताओं का प्यारा भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने इस ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। तो इसका प्रयोग उस समय के लिपियों और सिक्कों में इसका प्रयोग किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों व सिक्कों पर पियदस्सी, जिसका अर्थ होता है मनोहर आकृति या मनोहर मुखाकृति वाला एक राजा, यह एक तरह की उपाधि होती थी जो राजा को दी जाती थी। इन राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा अशोक का नाम प्रमुख माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक माना गया। इन लिपियों, अभिलेखों और सिक्कों से इस सदी के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला जा सका। बच्चों, आपको याद होगा कि जब हम हड़प्पा संस्कृति को या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि हड़प्पा की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका और ना ही किसी को यह लिपि समझ में आई। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला तो सही मायने में उन्होंने इतिहास के अर्थ को समझने की या समझाने की कोशिश की। इन कोशिशों से भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिली। बच्चों, इस अध्याय में मैंने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी दिए हैं वीडियो के आखिरी में, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी और कंपटीशन में भी या कंपटीशन की कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें भी ये नोट्स आपको रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, हमारा अगला विषय है 16 महाजनपद। इस काल में जब राजाओं का प्रशासन तंत्र 16 महाजनपद में विस्तृत था, जैसे आज हमारे देश में राज्य हैं, वैसे ही 16 महाजनपदों में साम्राज्य को बांटा गया था। इस काल में एक टर्निंग पॉइंट माना गया, क्योंकि यह टर्निंग पॉइंट इसलिए था
इस समय कृषि का विकास हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ और अन्य कारणों से भी उद्भव माना जाता है। 16 महाजनपद सभी एक जैसे नहीं थे। किसी महाजनपद को प्रमुख माना गया और किसी को हो सकता है कमतर भी माना गया हो। महाजनपदों के बारे में हमें जो जानकारी है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। बच्चों, 16 महाजनपद, जन का मतलब होता है लोगों के रहने की जगह, तो लोगों के रहने की जगह को ही जनपद कहा जाता था और जनपद को एक जिला माना जाता था और महाजनपद को राज्य माना जाता था। ये हम कह सकते हैं कि जब भी जनपद एक शक्तिशाली दायरा प्राप्त कर लेता था तो वो एक महाजनपद के रूप में बन जाया करता था। इन सभी महाजनपदों की अपनी राजधानियाँ हुआ करती थी। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहले इनके नाम देख लेते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। ये 16 राजधानियाँ एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 अंग, जो कि चंपा इसकी राजधानी है और बिहार के भागलपुर में पाई जाती है। सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अश्मक, जिसकी राजधानी पोटली है, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है जो कि मुजफ्फरपुर में है। मगध, जिसकी राजधानी राजगृह है जो कि बिहार में है। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है, ये मध्य प्रदेश में है। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है जो कि दिल्ली में है। मल्ल, कुशावली, उत्तर प्रदेश। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है जो कि राजस्थान का इलाका है। पांचाल, अहिच्छत्र है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र है पांचाल की, उत्तर प्रदेश में है। गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला जो कि पाकिस्तान का एरिया माना जाता है। वत्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती, उत्तर प्रदेश। और आखिरी है 16वां कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, वैसे तो ये 16 हैं, इनको याद करने की बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो उसमें से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि ये आपको याद ज़रूर करनी पड़ेगी। इससे संबंधित एक मैप, आपका एक मानचित्र पेपरों में आता है। तो एक बार इनके नाम दोबारा से देख लेते हैं। अंग, सूरसेन, अश्मक, वज्जी, मगध, अवंती, कुरु, मल्ल, काशी, मत्स्य, पांचाल, गांधार, वत्स, कौशल, श्रावस्ती, चेदी और कंबोज। तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, तो ये ट्रिक मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ट्रिक है अंशु अब मगध अवंती कुरुम। अंशु अब मगध अवंती कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक कराएगी। ये इसकी एक ट्रिक है। तो हर शब्द के पहला जो है उनसे आप मिलाकर देख सकते हैं। जैसे अंशु में अ और शु है तो अ अंग है और शु मतलब सूरसेन। अब में अ है अश्मक और ब है आपका वज्जी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके आगे मगध अवंती कुरुम का नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। कुरुम मतलब कुरु से लिया गया है और 5 गांव चेक कराएगी। बस केवल कराएगी जो शब्द है इसका कोई भी महाजनपद या राजधानी नहीं है, बाकी आपको इससे याद हो जाएगा। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विषय मगध। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों माना गया था। तो इस विषय को देख लेते हैं। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध को माना गया। यह 6ठी शताब्दी में मगध, जिसको आज बिहार के नाम से जाना जाता है, शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण इतिहास में बताए गए हैं और उन कारणों में सबसे पहला माना जाता है खेती की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लोहे की खानें यहाँ पर मिली है।
हाथियों की प्रचुरता या हाथियों का मिलना, सेना का अच्छा होना या अच्छी सेना का होना, गंगा व उपनदी की वजह से यह एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक पटना व गया जिला को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध साम्राज्य में कई वंश जैसे वृद्धरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश का योगदान रहा है। मगध इतने सारे वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। तो सबसे पहले इसमें वृद्धरथ वंश है, क्योंकि देखो शुरुआत से पढ़ने में हमें ऐसा लगेगा कि हम मगध के सभी शासक और राजाओं को पढ़ लेंगे तो हमें ये आगे भी काम आ सकता है, तो इसलिए हम शुरू से ही पढ़ते हैं। इसमें वृद्धरथ वंश जो है मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना गया है। मगध के इस प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी में की थी। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक किया? बिंबिसार ने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने कई राज्यों को जीतकर मगध में मिला दिया था। बिंबिसार का एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इन सबने ही अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? पितृहंता वंश। बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार का जो बेटा है अजातशत्रु, उसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने वैशाली राज्य से युद्ध करके जीत लिया था। अजातशत्रु जैन धर्म का प्रवर्तक था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना चुका था। अब अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या की और वो फिर राजगद्दी पर बैठ गया। इसी शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक बने। मतलब कि उदयन के जो पुत्र थे उनका नाम था अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक एक निर्बल शासक था। उसके सेनापति ने राजविद्रोह करके नागदशक को गद्दी से हटा दिया। इस प्रकार शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को में स्थानांतरित कर दिया। मतलब जो पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी उसको वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। वह उसके द्वारा पाटलिपुत्र को दोबारा से राजधानी बनाया गया और उसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के 10 पुत्र थे और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन था। मतलब कालाशोक का सबसे आखिरी पुत्र जो कि नंदीवर्धन है, वो शिशुनाग वंश का आखिरी शासक बना। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद ने पाटलिपुत्र को भारत का केंद्र बनाया। संस्कृत के विद्वान पाणिनि भी महापद्म नंद के दरबार में रहा करते थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि लालची और कमजोर शासक माना जाता है। घनानंद के समय पर ही सिकंदर ने घनानंद के समय में भारत में आक्रमण किया था। घनानंद के द्वारा अर्थशास्त्री चाणक्य का अपमान किया गया, जिससे कि चाणक्य काफ़ी नाराज हो गए। चाणक्य ने उसे चेतावनी दी कि मैं तुम्हारे साम्राज्य का अंत कर दूंगा। चाणक्य ने अपनी कूटनीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को हरा दिया, जिससे कि अगले वंश मौर्य वंश का या मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार एक नया साम्राज्य बना, नए साम्राज्य का उत्थान हुआ, जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कई स्रोतों से मिलती है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अभिलेख, सिक्के और अन्य स्रोत। मगध के शक्तिशाली होने का कारण वहाँ की उत्तम कृषि व्यवस्था, लोहे की खदानें, हाथियों का प्रयोग, सैनिक शक्ति का बेहतर होना और गंगा का उपजाऊ इलाका, ये सभी कारण थे जिसकी वजह से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य कहा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अर्थात पोते
अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे उनका नाम था अशोक, उनको आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक ही वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए पॉलिश किए हुए पत्थरों पर संदेशों को लिखवाया था, और इन्हीं संदेशों के माध्यम से अशोक ने धम्म की शिक्षा भी दी थी। बच्चों, धम्म का अर्थ होता है ऐसा विचार जिसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार और धर्म के प्रति आदर को बढ़ावा मिलता है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र है और उसके 4 प्रांतीय केंद्र हैं, जिनका नाम क्रमशः तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी थे। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित माने गए, जबकि स्वर्णगिरी, जिसका मतलब था सोने के पहाड़, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी माना जाता था। आवागमन के लिए नदियों और भूमि का प्रयोग किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई सप्ताह और महीनों का समय लग जाता था। इसी कारण से यात्रियों को खान पान की व्यवस्था और सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ती थी। सैनिक गतिविधियों को 6 समितियों में बांटा गया। कहने का मतलब है कि जितने भी सैनिक गतिविधियां होती थी वो सभी 6 पार्टीशंस में बांटी जाती थी, जिसमें एक को नौसेना का संचालन दिया जाता था, दूसरी समिति को यातायात और खान पान का संचालन दिया जाता था, तीसरी समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, चौथी समिति अश्वारोहियों का संचालन करती थी, 5वीं का रथारोहियों का संचालन करने का कार्य दिया जाता था, और 6ठी समिति का काम हाथियों के संचालन को नियंत्रण करना था। 6ठी का काम हाथियों के संचालन को नियंत्रित करना था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का बहुत प्रयास किया। जिसके लिए धम्म की शुरुआत की गई और धम्म के प्रचार के लिए महामात्व नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कहने का तात्पर्य है कि अशोक ने अपने धम्म की शुरुआत की और धम्म का प्रचार किया, जिसके लिए महामत नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति उसने की थी। अगला टॉपिक है बच्चों, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप, दक्कन व दक्षिण के क्षेत्र में तमिलकम, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र एवं केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर व पांडे जैसी सरदारियों का जन्म हुआ। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत नहीं होता था, जिसका अर्थ है कि पिता के बाद बेटा सरदार नहीं बनता था। वह समर्थकों द्वारा घिरा रहता था। सरदार के कई कार्य होते थे, जिन कार्यों में विशेष अनुष्ठानों का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, ये सरदार के कार्य हुआ करते थे। कई सरदार लंबी लंबी दूरी के व्यापार के द्वारा भी राजस्व जुटाते थे। दैविक राजा। कुषाणों के शासन में धार्मिक स्थिति का पता चलता है। उनके अलावा गुप्त शासन में भी दैविक मूर्तियों व राजाओं की स्थितियों का पता चलता है। राजाओं को कई स्थान पर दैविक माना गया है। दैविक का अर्थ है जिनके पास एक अनोखी शक्ति होती है। कुषाण अपने आप को देवपुत्र मानते थे। गुप्त शासन में राजाओं की छवि सिक्कों व अभिलेख में दर्शाई गई है। अभिलेखों के माध्यम से भी राजाओं का दैवीय शक्तियों का प्रबल प्रमाण मिला है। बदलता हुआ देहात। जनता के द्वारा राजा की क्या छवि थी या जनता में राजा की क्या छवि थी, ये जानने के स्रोत इतिहासकारों को कम मिले हैं, लेकिन फिर भी इस जानकारी को प्राप्त करने का अच्छा स्रोत जातक कथाओं को माना जाता है। इससे पता चलता है कि राजाओं की स्थिति प्रजा के सामने किसी स्थान पर अच्छी और किसी स्थान पर खराब हुआ करती थी। विवरण में दिया गया है कि राजा प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, और इसका प्रमुख कारण यही था कि राजा जो है या शासक जो है
वो ग्रामीण इलाकों में अधिक राजस्व की मांग करता था। राजा ये चाहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, और जिसकी वजह से किसान और छोटे वर्ग के लोग उससे चिढ़ते थे। इस संकट से बचने के लिए वे जंगल की तरफ भाग जाते थे। अधिक करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय भी ढूंढने शुरू कर दिए। बच्चों, किसान उपज को कैसे बढ़ाया करते थे? उपज बढ़ाने के कई तरीके हुआ करते थे। उपज बढ़ाने का एक तरीका था कि हल का प्रचलन करना। उस समय हल का प्रचलन शुरू हो गया था। हल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। गंगा और कावेरी के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था। लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग पंजाब और राजस्थान जैसे इलाकों में 20वीं सदी में जाकर हुआ। उपज बढ़ाने के लिए किसान कुओं और तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से भी सिंचाई किया करते थे। ग्रामीण समाज में विभिन्नता। खेती की तकनीकी से उपज तो बढ़ी, लेकिन किसानों में आपस में स्थिति बदलने लगी। खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान, बड़े जमींदार का उल्लेख मिलने लगा। बड़े जमींदार व ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे और ये सभी लोग छोटे किसानों और खेतीहर श्रमिकों पर नियंत्रण रखा करते थे। नगर एवं व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद व महाजनपद का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र व उज्जैनी जैसे नगरों का वर्णन मिला है, जिसमें विभिन्न वर्गों के शासक व लोगों का वर्णन भी है। व्यवसाय के आधार पर लोग नगरों में रहते थे। नगरों में राजाओं, बुनकर, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण मिला है। कभी कभी उत्पादकों व व्यापारियों का संघ भी मिला है, जिसको श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणी कच्चे माल को खरीदते थे, उसका सामान बनाते थे और बाजार में उसको बेच दिया करते थे। 6ठी शताब्दी में व्यापार मार्ग का जाल बिछ गया था। समुद्र तट से बंदरगाह, जलमार्ग से होते हुए अरब सागर, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया में और बंगाल की खाड़ी, चीन व दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार को फैला चुके थे। समुद्री मार्गों के द्वारा नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी और काली मिर्च, इसके अलावा मसाले और अरब के रास्ते भूमध्य क्षेत्र पर पहुंचाए जाते थे। सिक्के व राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया कि जब भी सिक्के आए तो वस्तुएं आसानी से खरीदी और बेची जाने लगी। चांदी और तांबे के आहत सिक्के ढाले गए। आहत सिक्कों का मतलब होता है बच्चों, जिन सिक्कों को पीटकर या आहत करके बनाया जाता हो। आहत सिक्कों को राजाओं के द्वारा जारी किया जाता था। यह बात मौर्य वंश के प्रतीकों से पता चलती है। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों या कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्कों का प्रयोग बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे कबाली गणराज्यों में ये सिक्के जारी किए गए। सोने के सबसे पहले भव्य सिक्के जो है गुप्त शासकों ने जारी किए थे। यह विवरण मिला है कि 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलना कम हो गया था, जिसका यह अर्थ हो सकता है कि उस समय आर्थिक संकट पैदा हो गया। बच्चों, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था? इतिहासकारों ने अभिलेखों का अध्ययन किया, जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि ही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सभी लिपियों का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। ब्राह्मी का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। कई दशकों के बाद 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय जो ब्राह्मी लिपि उस अभिलेख में लिखी होती थी उनका अर्थ निकाला। हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों पर लिखे गए नाम खरोष्टी लिपि में मिले हैं या खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत रूप से की।
प्राकृत भाषा वह भाषा होती है जो वहाँ के आम लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो उन अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत के रूप में पहचान की गई, जिसे प्रयोग करके अभिलेखों को पढ़ना लिखना आसान हो गया। बच्चों, अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन अभिलेखों से साक्ष्य मिलना इतना आसान नहीं है जितना कि अन्य स्रोतों से होता है। अभिलेखों के साक्ष्य के रूप में समझ पाना बहुत कठिन सीमा मानी जाती है, क्योंकि अभिलेख जो है कभी कभार अक्षरों को हल्का लिखा जाता है, जिससे कि उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। अभिलेख जब प्राप्त किए जाते हैं या जब खोदकर निकाले जाते हैं, जहाँ से भी इनको प्राप्त किया जाता है, तो कुछ अभिलेख जो है नष्ट हो गए होते हैं, जिससे कि अक्षर लुप्त हो जाते हैं और पूरा वाक्य या शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है। प्रत्येक काल के अभिलेखों का पूर्ण उल्लेख नहीं मिला है, मतलब हर समय के काल में जो भी अभिलेख लिखे गए उनमें पूर्ण वर्णन नहीं लिखा गया है। और यह भी कहा जाता है कि अभिलेख केवल उन लोगों के विचारों को प्रकट करते थे जो इन्हें बनवाते थे। तो अभिलेख इतिहास को जानने का स्रोत हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको स्रोत नहीं माना जा सकता। तो बच्चों, पाठ से संबंधित बहुत सारे विषय को हमने समझ लिया है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिनको हम वीडियो के अंत में समझाएंगे। तो उन विषयों को भी हम देख लेते हैं एक एक करके। तो बच्चों, जिसमें पहला टॉपिक है आपका बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम है अभिलेख। अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां या क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो इनको बनवाते हैं। अभिलेखों को कई भाषाओं में लिखा गया, कई लिपियों में लिखा गया, जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अभिलेखों को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा विषय है जनपद। जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, जिसमें लोग कुल या जनजाति अपने पांव रखते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों ही रूप में होता है। तीसरा है अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र का मतलब है कि जब भी अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसको अभिलेख शास्त्र कहते हैं। मतलब अभिलेखों को समझने और उसका अर्थ निकालने की जो विद्या है उसको अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अगला है ओलिगार्की या समूह शासन। तो ओलिगार्की और समूह शासन वह शासन है जहाँ सत्ता पूर्ण रूप से पुरुषों के हाथ में या पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। अगला टॉपिक है बच्चों प्रशस्ति। प्रशस्ति राजा की प्रशंसा में कहे गए शब्दों का संकलन होता है। जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हमने पुस्तक में देखा था। प्रशस्ति राजा की प्रशंसा के लिए लिखे जाते थे। अगला विषय है गृहपति। गृहपति कौन होते थे? पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। है अग्रहार। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं लिए जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार होता था। तो अग्रहार जो है वो भूमि का भाग है जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। अगला विषय है दानात्मक अभिलेख किसे कहते हैं? तो दानात्मक अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं का जो दान दिए जाते थे, धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर और जगहों पर दान दिए जाते थे, उसका विवरण, दान का विवरण इसमें हुआ करता था। अगला विषय है पेरिप्लस। तो पेरिप्लस यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहा गया है। अगला विषय है मुद्रा शास्त्र।
मुद्रा शास्त्र जैसे कि अभिलेख शास्त्र था, अभिलेखों का अध्ययन, तो वैसे ही जब मुद्रा या सिक्कों का अध्ययन किया जाता था तो इसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। मुद्रा शास्त्र में सिक्कों के अध्ययन से संबंधित उनकी चित्र, लिपि और धातुओं का वर्णन किया जाता था। अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1838 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की गई। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध, जिसको आधुनिक बिहार के नाम से जाना जाता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और स्वर्णगिरी हैं। तमिलकम का मतलब होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा। शिल्पाधिकारम, यह एक तमिल महाकाव्य है। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में रचना की। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से हुआ। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिला, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। बच्चों, ये पूरा अध्याय मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक, जो आपकी सिलेबस की पुस्तक है, उससे ही बनाया है। उसी में से इम्पोर्टेंट नोट्स भी निकाले हैं। आपको ये किताब का चैप्टर पूरा पढ़ना है, जिससे आपको अगर इस वीडियो में भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उस किताब से आप कंफर्म कर सकते हैं चीज़ों को, और अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में काल रेखा, जिसमें प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, और काल रेखा 2, जिसमें अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, ये भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। हो सकता है कहीं पर कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमियाँ रह गई हों, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं आगे कभी वीडियो इस चैप्टर की बनाऊंगा तो उसमें उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।